नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी उमेर शाहिद उमेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दें कि आज की खबरों का सवाल है तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल जिसने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए दरिंदगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, शैतानियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसे जिस अंदाज में आपको बता दूं कि अमरीकी हिमायत हासिल थी, तो इस जुर्म में अमरीका भी बराबर का शरीक समझा जाता है। लेकिन अब इसका जो जुर्म, इंतहाई भयानक जुर्म मंजर आम पर आया है वो ये है कि कम अज़ कम 1700 फ़लस्तीनी कैदियों के उसने जिस्मानी आज़ाद छुरा लिए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए लाशों की बेरहमती की गई है शोधा के। और हद तो ये है कि आपने देखा कि जब भी हक बुलंद होता है तो जो बातिल है वो ख़ास तौर पर जो शोधा होते हैं उनकी लाशों की बेहरमती करने लगता है। तो बहरहाल इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसराइल की जो दरिंदगी है उसके भयानक जराइम है वो तो मंजर आम पर आ चुके हैं। ऐसे में इसराइल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर आलमी सतह पर एक कमीशन कायम किया जाना चाहिए इस बात की तहक़ीक़ात करने के लिए कि इसराइल ने कम अज़ कम 1700 फ़लस्तीनी कैदियों को जिस अंदाज में शहीद किया है और उसकी तहक़ीक़ात करें और उनके जो जिस्मानी आज़ा छुराए हैं उसकी तहक़ीक़ात की जाए। तो ये तालिबान क्या, जैसे हमने खबर सुनाई थी कल भी आपको, आज भी हम तालिबान की खबर सुनाएंगे, लेकिन जो ये मुतालबा किया गया है ये हमास की जानिब से मुतालबा किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अब हमास के बारे में ट्रंप का बयान मंजर यहाँ पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर तुम नहीं संभलोगे तो घुस कर मारेंगे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ गई जो कहते हैं पाकिस्तान को क्या हम घुसकर मारेंगे, और घुसकर मारी भी पाकिस्तान को हमने। और आपने देखा कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। लेकिन यह अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने में ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ था। ट्रंप ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से ज़ायद मरतबा ये बात कही है, लेकिन एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 के 50 मरतबा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खामोश रहे हैं। ये एक बड़ी खबर रही है। लेकिन दूसरी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं तेलंगाना से। और तेलंगाना में आज बड़े पैमाने पर बंद बनाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये बंद बिल्कुल कामयाबी की तरफ रवां दवा है। BC जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से, यानी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये बंद बनाया जा रहा है, क्योंकि मुकामी इदारों के जो इंतखाबात है उसमें 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दिए हैं, लेकिन अदालत ने उस मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उसके खिलाफ ये बंद बनाया जा रहा है। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये इस बंद को न सिर्फ हुक्मरान कांग्रेस की तायद और हिमायत हासिल है बल्कि BRS ने भी इस बंद की तायद का ऐलान कर दिया है, जबकि BJP कब खामोश रहने वाली है। BJP को तो सियासी फ़ायदा होना हासिल होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में उसने भी हालांकि कई ऐसे बिल्स में उसने रुकावट पैदा की है, लेकिन BC के जो 42% तहफ़्फ़ुज़ात है उस सिलसिले में उसने इस बंद की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और तीसरी तरफ आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 48 घंटे की जंगबंदी थी वो टूट गई है। जंगबंदी माहिदा ऐसा लगता है टूट गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है जिसमें 3 अफगान के उभरते क्रिकेटर्स भी शहीद हो गए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ने कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ खेली जाने वाली थी हम उसका बाइकाट करते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ वो मैचेस भी नहीं खेलेंगे। ये खबरें इंतहाई हम हैं। लेकिन बिहार के बारे में हम आपको बताते हैं, बिहार से भी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर NDA इत्तेहाद में जो यानी फूट पड़ी है, ऐसा लगता है कि सीटों की तकसीम को लेकर काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। तो बहरहाल हम चलते हैं शायद उमेर की तरफ और ये बात करते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। शायद तो देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंसा रहा है, NDA हो या NDA हो। लेकिन कुछ हद तक इस बार बिहार में BJP के साथ JDU और नीतीश कुमार की जो सीट बंटवारा है वो पूरी तरह से क्लियर रहा, क्योंकि JDU और BJP दोनों ने अपने सीट वक्त रहते 101 उम्मीदवारों को उतार दिया। BJP ने कुछ नए चेहरे पे दाव खेला है तो कुछ पुराने चेहरों पे दाव खेला है। वही JDU की अगर बात करें तो JDU ने भी अपने जो भरोसेमंद विधायक रहे हैं या जो नए चेहरे रहे उसको उतारा है। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में इस बार सबसे ज़्यादा पेच फंसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जब कल आखिरी डेट नॉमिनेशन का रहा उस वक्त तक उम्मीदवारों में उलटफेर होते रहा। कई ऐसी जगह पर रही जहां उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद उनसे वापस टिकट ले लिया गया, किसी और उम्मीदवार को वहां पे नॉमिनेशन करने का लेटर दिया गया या फिर कह लें सिंबल दिया गया। लेकिन जिस तरह से बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज़्यादा है, लेकिन इस बार जिस तरह से सीट को लेकर बंटवारा हुआ है उसमें हर पार्टियाँ महज 3 से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारी है
लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने खुद कहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे 40 से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बात पे कायम रखते हुए जितने उम्मीदवारों को लिस्ट जारी की है मुश्किल से 110 या 20 के आसपास उन्होंने उम्मीदवार उतारे होंगे और उसमें 21 उम्मीदवारों को यानी सिर्फ 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने उतार दिया है। तो एक तरह से वो पूरी तरह से फाइट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की तो 1985 के बाद से अभी तक 10% से अधिक जो मुस्लिम है उनकी भागीदारी नहीं रही है। हालांकि अगर बात करें बिहार की तो वहां पे 17% आबादी है। इसी के साथ कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे मुस्लिमों का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से टिकट को लेकर मुसलमानों पे भरोसा नहीं जताया गया। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो खुद जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी मुस्लिमों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। और यही वजह है कि लागत इस बार बिहार में एक तरह से यह सियासत जन्म ले रही है कि आखिरकार क्या वजह रहा कि आरजेडी हो यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी या फिर कांग्रेस हो जो M+Y समीकरण की बात करती है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो आप मुस्लिम को वहां पे सिर्फ उम्मीदवार बनाते हैं जहां पे उसका जीतना काफी मुश्किल रहता है। अगर हम सर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा काफी चर्चित रहा है। जी जी। आपको भी पता है दरभंगा का एक विधानसभा सीट है जाले, जहां पे एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद को टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट देने के नॉमिनेशन के वक्त तक उनसे वापस टिकट ले लिया गया और वहां पे उस इंसान को टिकट दिया गया जो पहले आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के पार्टी में शामिल था। और ये वही इंसान है जो 2020 पे आरोप लगते हैं कि 2020 में ये खुद गठबंधन को हराने के लिए पूरी कोशिश किया था। तो आप देखिए कि जहां पे एक तरफ मुसलमान को टिकट कांग्रेस देती है, उसके बाद उससे टिकट बस एक विवाद खड़ा होता है जिसके मन से ये प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की बात की गई थी। हालांकि वो पूरी तरह से साबित हुआ नहीं, बस मंच उसका था और इसी बुनियाद पे टिकट कांग्रेस ने काट के वहां पे उस इंसान को देती है जो आरजेडी में रहता है, कांग्रेस में शामिल होता है। अगर हम उस जाले विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पे एक उस्मानी करके कैंडिडेट है, उनका भी काफी वर्चस्व माना जाता है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। अगर हम चंपारण की बात करें तो जहां पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, जिस इलाके से जो उम्मीदवार तैयारी पूरी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस उस इलाके से टिकट न देके उसको 2 विधानसभा आगे ट्रांसफर करके जिला यानी बेतिया में दे देती है। अब आप समझे कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं, आपकी जो लोकप्रियता है, जो आप चर्चित हैं, फेम आपका है, आपका लोकल इलाके से है, लेकिन कांग्रेस आपके टिकट यहां से काटकर किसी और विधानसभा में यानी असेंबली में डाल देती है। तो आप देखिए कांग्रेस भी कैसे मेंटेन करने की कोशिश कर रही है कि हम तो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन वहीं से टिकट दिया जा रहा है जहां से उनका जितना मुश्किल है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी इस बार मुस्लिमों से थोड़ा पल्ला झाड़ते नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो सेक्युलर माने जाते हैं उन्होंने भी इस बार महज 4 मुस्लिम उम्मीदवारों पे दांव खेला है। तो आप समझे अब जो बिहार की सियासत है, कैसे हर पॉलिटिकल पार्टी अब बात तो सबकी बराबरी की करती है, जब लेकिन वोट बंटवारे की बात आती है, सीट बंटवारे की बात आती है, तो वहां पे कैसे हर पार्टियां अब मुसलमानों से थोड़ी हटते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक सेक्युलर पार्टियों का सवाल है, सेक्युलर पार्टियों के बारे में हमेशा यही कहा जाता रहा है कि उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया एट बहैसियत एक वोटर के, और उसके बाद उनको तरफ पलट कर भी नहीं देखा, उनके मसाइल के यकसोई में कोई तवज्जो नहीं थी। और बीजेपी जो है वो तो फिरका परस्ती के लिए बदनाम है, मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम है। उसके जो लीडर्स हैं, चाहे वो गली से लेकर दिल्ली का लीडर हो, वो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, खुला तौर पर बकवास करता है। लेकिन जो सेक्युलर जमातें हैं वो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की जड़ें काट रही हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और ऐसे में बिहार में अगर कांग्रेस या फिर जेडीयू हो या दूसरी सेक्युलर जमातें हो, अगर मुसलमानों को नज़रअंदाज करती हैं, हालांकि वहाँ पर आप देखेंगे बिहार में 17% से ज़ायद मुसलमान है, और कोई मामूली बात नहीं है 17% से ज़ायद मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है और जो हकीकी और मुस्तहिक उम्मीदवार है उनको टिकट देने से इनकार करती है या फिर उन्हें दूसरे हलकों से ठहराती है जहाँ पर उनके जीतने के इम्कानात नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सीमांचल के इलाकों से भी मुकाबला कर रही है उसका मौक़िफ़ मजबूत हो सकता है, क्योंकि हालात यही बता रहे हैं। क्योंकि अगर मुसलमानों को नज़रअंदाज करेंगे तो मुसलमान जाएंगे कहाँ? तो मुसलमानों के जहन में ये बात आएगी और वो यकीनन ऐसी पार्टी के पास जाएंगे जो ये अलग बात है कि वो आवाज़ उठाती है, लेकिन अमली तौर पर क्या करती है वो अलग बात है। बहरहाल अब देखना यह है कि मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या होता है। वैसे भी मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर क़यादत भी एक वहाँ पर इत्तेहाद बन गया है, तो आप शायद ये बताइए कि उस इत्तेहाद का क्या हाल है? देखिए, उस इत्तेहाद की बात करें तो अभी जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने टिकट को लेकर जो अभी सस्पेंस क्लियर किया, उसके बाद से जो मुस्लिमों में नाराजगी है, तो कहा यह जा रहा है, जैसे सीमांचल की बात करें तो वहाँ पे
मुस्लिमों का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने वहां पे पूरी तरीके से दांव खेलने की कोशिश की है। लेकिन एमआईएम और हम चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये भी लगातार उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मुस्लिमों की क़यादत में बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम और पार्टियों की बात करें तो जो 2 से 3 पार्टियों ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, तो ये प्रशांत किशोर भी अलग हैं, तो यकीनन एमआईएम के साथ जिस दल ने भी गठबंधन किया है उसमें मुसलमानों की हिमायत वो करते हैं और थोड़ी बहुत मुसलमान उनके पक्ष में है। तो इसका साफ असर आरजेडी और कांग्रेस में पड़ गया, क्योंकि एमआईएम या जितने इन्होंने 3 दल जो बनाए हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो हैं या फिर एनडीए जो अलायंस है उसके वोट में सेंध मारने की कोशिश करेंगे और इसका खामियाजा एनडीए कम और इंडिया ज्यादा भुगत सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है। यकीन मानिए कि वो जंग चल रही है, क्योंकि ट्रंप ने कल ही कहा है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग का खात्मा किया जाए। तो बहरहाल अब ट्रंप आलमी सतह पर इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और ख़ुद को अमन का यानी मैसेंजर कह रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीन में उनकी हिमायत के नतीजे में इसराइल ने किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्लकुशी की, उनकी नस्ली तत्हीर की। और आप देखेंगे कि ये 7 अक्टूबर 2023 से लेकर हालिया अरसे तक, एक हफ्ता कबल तक जब जंगबंदी नहीं हुई थी, यानी जंगबंदी का अख्ताम यानी जंगबंदी हो रही थी, तो उस वक्त आपने देखा कि 76,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया था और 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 50% तो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं और जो शोधा हैं उनमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत पाई गई। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दें कि जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग जारी है और ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर जंग की सूरत अख्तियार कर लेगी, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। ये कोई कौमी टीम के ये खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन ये मुकामी एक सूबा है, वो सूबे के खिलाड़ी थे, उभरते हुए खिलाड़ी थे। एक दोस्ताना मैच खेलकर वो वापस हो रहे थे कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले के जद में आ गए और अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। इस सिलसिले में अफगान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका और अफगानिस्तान की जो ट्राई सीरीज़ चल रही थी, T20 होने वाली थी, यानी नवंबर के आखिर में, तो वो सीरीज़ से उसने अपने आप को वापस कर लिया है, यानी दस्तबरदारी अख्तियार कर लिया है। अब अफगानिस्तान की कौमी जो क्रिकेट टीम है वो इस सीरीज़ में नहीं खेलेगी बतौर एहतजाज। ये अच्छी बात नहीं है कि आप दोस्ती करते हैं फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। वैसे भी अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई जो हो रही है उसमें फ़ायदा होगा हिंदुस्तान का। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अजीत डोवल हमारे मुशीर कौमी सलामती हैं और जिन्होंने बहैसियत जासूस पाकिस्तान में 7 साल गुजारे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। मुख्तलिफ हुलियों में मुख्तलिफ यानी अपने आप का हुलिया तब्दील करते हुए, उन्होंने अपना नाम तब्दील करते हुए, उन्होंने अपना शक्ल सूरत तब्दील करते हुए वहाँ 7 साल गुजारे। और पाकिस्तान की जो ISI हो या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उनके पकड़ने में या उन तक पहुँचने में बिल्कुल तौर पर नाकाम रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी अजीत डोवल का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था और उसके बाद इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी को, तो उसमें भी अजीत डोवल का अहम किरदार रहा है। और आप समझ रहे होंगे कि अब्बास मुत्तकी अमीर खान मुत्तकी जो अफगान वज़ीर ख़ारजा है वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, तो आप समझेंगे कि ये मोदी हुकूमत की कामयाबी है, हरगिज़ नहीं है, ये अजीत डोवल की कामयाबी है। अजीत डोवल की वजह से ये तालिबान को जो वहाँ पर हिंदुस्तान से ग़ुरबत इख्तियार की है वो उनकी वजह से हुआ है। तो बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान का फ़ायदा होने वाला है। हिंदुस्तान वहाँ पर कई ऐसे बुनियादी जो प्रोजेक्ट्स है या बुनियादी सहूलतों के प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन एक बात यह है, जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक तरफ चीन है, फिर पाकिस्तान है, ईरान है, तो आप अंदाज़ा कीजिए, और हिंदुस्तान से दोस्ती है। तो अब यह हाल हो गया है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि अजीत डोवल अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम अपना सिफारत खाना अफगानिस्तान में दोबारा खोलेंगे, यानी काबुल में दोबारा खोलेंगे, और अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ उसकी दोस्ती गैर मामूली मुस्तहकम होगी। आपने देखा कि कैसे अमीर खान मुत्तकी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और उसके बाद जो मदारिस को दहशतगर्दी के मराकिज़ कहा करते थे उनके मुंह पर जूता लेकर मारे, ऐसा लगा मुझे। और मैं समझता हूँ कि एक उनका जूता ही इनके चेहरे पर लगा, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब जूता मारा जाता है तो दर्द देखा नहीं जाता और ना दिखाई देता है बल्कि महसूस होता है। और फ़िरका परस्त दरिंदों ने वो दर्द महसूस कर लिया है उस जूते का, उस चप्पल का, और उस यानी
मैं समझता हूँ कि उस थप्पड़ का जो दीनी मदारिस के तलबा ने लगाए हैं, अब अमीर खान मुत्तकी की शक्ल में अमीर खान मुत्तकी ना सिर्फ हिंदुस्तान तशरीफ लाए बल्कि लखनऊ में या सॉरी उत्तर प्रदेश में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया। तो बहरहाल अब वो फिरका परस्त दरिंदे जो चीखते थे चिल्लाते थे, अब उनमें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और एहतजाज करें कि आखिर उन्होंने अमीर खान मुत्तकी को क्यों बुलाया है, जबकि आप अंदाजा कर सकते हैं कि बामियान में बुद्ध का मुजस्सिमा तोड़ दिया गया था। तो फिर क्या है हिंदुस्तान की पॉलिसी, ये बताएंगे शायद। सर देखिए, अभी आपने जिस तरह से मुत्तकी का जिक्र किया, खुद उत्तर प्रदेश में वो गए, वहाँ पे दौरा किया, उसी सूबे का मुखिया बार बार तालिबानी फरमान और न जाने तालिबान को लेकर क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको उत्तर प्रदेश में रोक कर दिखाएं। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि T20 सीरीज को लेकर अफगानिस्तान खुद पीछे हट गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अच्छा फैसला, लेकिन आप तो देखिए कि जिस तरह से वहां पे सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से इतना कड़ा रुख अपनाते हुए अफगानिस्तान ने कड़ा चुनौती दी है पाकिस्तान को। लेकिन हमने क्या किया, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हम तो उनके साथ आराम से धूमधाम से मैच खेले, उस पर हमने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। तो यहाँ पे जो अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो हिंदुस्तान के वो आगे है ही क्या, कुछ नहीं। लेकिन उसने इतना सख्त रुख अपनाया। तो जिस तरह से अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, कहा जा रहा था एक वक्त कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से डूब जाएगा, लेकिन वहां पर जिस तरह से तालिबान ने पूरी तरीके से अपनी रस्सी मजबूत की है और एक के बाद उसके ऐसे कड़े फैसले आ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि अफगानिस्तान एक के बाद एक करके धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा है। अभी आपने अजीत डोभाल का जिक्र किया। अजीत डोभाल वो शख्सियत है कि शायद उनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि वो ऐन वक्त पे हर एक चीज़ परख लेते हैं। कई उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके दुश्मनों तक कान तक भनक नहीं लगी। अभी आपने तालिबान का जिस तरह से जिक्र किया, खुद देखा गया तालिबान के जो विदेश मंत्री, उनके आने से पहले कुछ इंडियन जो चैनल के लोग हैं वो तालिबान जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू करते हैं। उसी वक्त ये अंदाजा हो चुका था कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं और उसके बाद खुद वो यहाँ पे मुत्तकी आते हैं, बाकायदा हिंदुस्तान में दौरा करते हैं, जयशंकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो यकीनन उनके आने के बाद से उन लोगों के मुंह पे एक बड़ा तमाशा लगा जो लगातार तालिबान को गालियां देते थे, और नतीजा ये रहा कि किसी ने भी चू तक बोलने की हिम्मत नहीं की। ना किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारा लगाया, ना बीजेपी खिलाफ और ना ही तालिबान के खिलाफ। बहरहाल चू बोलने की हिम्मत तो नहीं की, अब चू करने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बताऊं कि जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी एक तकलीद का पैगाम देता है। अफगानिस्तान को देखना चाहिए हिंदुस्तान को कि किस तरह उनमें गैरत है, किस तरह शर्म है, किस तरह हया है, और हम अपने मुल्क और किस तरह वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल यहाँ सिर्फ दावे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम के नाम पर तकसीम करने की पूरी कोशिशें हो रही है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को, इस तरह के पॉलिटिशियंस को, इस तरह की हुकूमतों को जो मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तालिबान ने जिस अंदाज में अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी करेंसी हमसे भी ज्यादा मजबूत है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान का 1 रुपया यानी AFN अफगानी जो रुपये है, वो करेंसी एक जो है 1 रुपया जो अफगानिस्तान का है वो हिंदुस्तान के 1.37 रुपये के बराबर है। तो आप अंदाजा कीजिए। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान का 1 रुपया जो होता है अफगानी, वो आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के 3.47 यानी 4 रुपये हो जाते हैं पाकिस्तान के। तो ये है अफगानिस्तान। और तालिबान को जो नाम लगा करते थे और लगाया करते थे, इल्जाम आयद किया करते थे कि दीनी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे होते हैं, तो उनके लिए एक उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाशा अमीर खान मुत्तकी ने लगाया है। और किसको लगाया है आप अच्छी तरह जानते हैं, और हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।